अब मोनिका बिंदिया को शादी के लिए मंडप के पास ले जाने लगती है। तब ये देखकर सूरज सोचने लगता है, मुझे यहाँ पर बार बार ईशा जी की खुशबू क्यों आ रही है। लगता है कि ईशा जी यहीं कहीं पर है। इतने में बिंदिया सूरज से कहने लगती है, सूरज तुम इतने खोए खोए से क्यों हो, आज हमारी शादी है। जिसके बाद ताई माँ सभी लोगों को इकट्ठा करके पंडित जी से बिंदिया और सूरज की शादी शुरू करवा देती है। शादी शुरू होने के बाद अनिल, जो कि बिंदिया और सूरज का गठबंधन बांधने लगते हैं, लेकिन तभी इतने में संदूक पर रखा स्पीकर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे संदूक में आग लग जाती है। संदूक के अंदर धुआं जाने की वजह से ईशा को होश आने लगता है। इतने में आग लगे संदूक पर मोनिका की नजर पड़ जाती है और वो कहने लगती है, मैंने तो इस संदूक को बंटी से टपरी पर पहुंचाने के लिए बोला था, लेकिन इसमें तो आग लग गई। ये कहकर मोनिका जोर से ईशा का नाम लेकर चिल्लाने लगती है, ईशा, पेटी के अंदर ईशा है। ये सुनकर सूरज चौंक जाता है और वो तुरंत संदूक के पास जाकर उसकी आग बुझाने लगता है। इतने में बंटी आकर पानी की बाल्टी लेकर संदूक पर डालने वाला था। तभी सूरज बंटी को रोक देता है और कहने लगता है, नहीं बंटी, अगर संदूक पर पानी डाला तो बोर्ड में लगा प्लग पूरी जगह पर करंट फैला देगा। ये सुनकर काव्या दौड़कर एक बड़ा सा कप। अब सूरज संदूक की आग बुझाने की पूरी कोशिश करने लगता है, लेकिन फिर भी सूरज संदूक की आग नहीं बुझा पाता है। तब सूरज अपने और बिंदिया के गठबंधन से ही संदूक की आग बुझाने लगता है। ये देखकर बिंदिया सूरज पर चिल्लाने लगती है और कहने लगती है, सूरज ये क्या कर रहे हो तुम, ये हमारा गठबंधन है। तब ये सुनकर सूरज एक गमला लाकर उसकी मिट्टी संदूक पर डालने लगता है, लेकिन फिर भी आग नहीं बुझती है। तब सूरज जैसे तैसे करके आग में हाथ डालकर संदूक का ढक्कन खोल देता है। ढक्कन खुलते ही सूरज को उसके अंदर ईशा दिख जाती है। ये देखकर सूरज जोर से चिल्लाने लगता है, जल्दी से ईशा जी को संदूक से बाहर निकालो। जिसके बाद काव्या और उसकी बड़ी बहन ईशा को संदूक से बाहर निकालकर कमरे में ले जाते हैं। तब काव्या की बड़ी बहन ईशा को पानी पिलाने लगती है। इतने में काव्या ईशा से पूछने लगती है, भाभी आप संदूक में कहाँ से आई और ये सब कैसे हुआ। ये सुनकर सूरज कहने लगता है, इसका जवाब ईशा जी नहीं बल्कि मोनिका भाभी देंगी। ये कहकर सूरज मोनिका से पूछने लगता है, सच सच बताइए भाभी, ईशा जी उस बक्से में कैसे पहुंची। ये सुनकर मोनिका घबरा जाती है और सूरज से कहने लगती है, देवर जी मुझसे गलती हो गई, मैं ताई माँ की बातों में आ गई और ये सब मैंने ताई माँ के कहने पर किया है। अब सूरज ईशा से कहने लगता है, ईशा जी मेरे सभी घर वाले आपसे कहते कहते थक चुके हैं कि आप यहाँ से चली जाइए, लेकिन नहीं, आप यहीं हम लोगों को परेशान करती रहोगी। और हाँ ईशा जी, अब आप मुझे अपना पति कहना बिल्कुल बंद कर दीजिए, यहाँ से बाबूजी के पास चली जाइए। क्यों मुझे बार बार जख्म दे रही हो जिन्हें मैं किसी को दिखा भी नहीं सकता। इतने में यहाँ पर सूरज के पिताजी आ जाते हैं। तब काव्या तुरंत उनके पास दौड़ कर जाती है और अभी तक जो भी हुआ काव्या अपने पिताजी को सब सच सच बता देती है। वही इधर सूरज जो की ईशा से कहने लगता है, बस ईशा जी बहुत हुआ, अब फैसला हो चुका है कि आप इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगी। ये कहकर सूरज गुलाब सिंह को कॉल करता है और उनसे कहने लगता है, बाऊ आप जल्दी यहाँ पर आकर ईशा जी को ले जाइए, क्योंकि अब ईशा जी के लिए यहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं है। ये सुनकर गुलाब सिंह सूरज से कहते हैं, सूरज तू बिल्कुल ठीक बोल रहा है, आज बिंदिया और तेरी शादी है, इसलिए ईशा का वहाँ रहना सही नहीं है। मैंने ईशा को लेने के लिए पहले से ही गाड़ी भेज दी है। वही दूसरी ओर ईशा, जो कि सूरज की बातें याद करके अंदर ही अंदर बहुत दुखी होने लगती है और पीछे की तरफ जाने लगती है। इतने में ईशा का पैर फिसल जाता है और वो तुरंत नीचे गिर जाती है। तब ये देखकर सूरज ताई माँ से कहने लगता है, ताई माँ आप ईशा जी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? पता है आपको आज कितना बड़ा हादसा होने से टल गया, इसमें ईशा जी की जान भी जा सकती थी। ये सुनकर ताई माँ सूरज पर चिल्ला पड़ती है और कहने लगती है, हाँ मैंने जानबूझकर ईशा के साथ ऐसा किया है, लेकिन मैं इस ईशा की जान लेना नहीं चाहती थी। और हाँ सूरज, ये सब मैं सिर्फ तेरी ही भलाई के लिए कर रही हूँ। मुझे तो ये भी पता नहीं है कि संदूक में आग लगी तो लगी कैसे। मैंने तो सिर्फ इस ईशा को मोनिका से संदूक में बंद करवाया था ताकि ईशा तेरी और बिंदिया की शादी में ना आ पाए। और अगर फिर भी तुझे लगता है कि मैं ईशा की जान लेना चाहती थी तो तू मुझे जो बोलना चाहता है बोल दे। ये सुनकर सूरज ताई माँ से कहने लगता है, ताई माँ मैं आपको हमेशा से बहुत अच्छा समझता था, लेकिन आज आपने जो किया। इतने में ईशा सूरज से कहने लगती है, सूरज ताई माँ ने जो किया वो सही था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी बनने का फैसला मेरा है, लेकिन ताई माँ तो हमेशा से बिंदिया की शादी तुमसे कराना चाहती हैं, इसलिए गलती ताई माँ की नहीं बल्कि मेरी है। ये सुनकर सूरज ईशा से कहने लगता है, हाँ आपने सही कहा ईशा जी, गलती आपकी ही है, क्योंकि आज पहली बार ताई माँ को आपकी वजह से बुरा बनना पड़ रहा है और ये लड़ाई आपकी और बाबूजी की है। अब जैसे ही सूरज ईशा को नीचे से उठाने वाला था, इतने में सूरज के पिताजी उसे रोक देते हैं और कहने लगते हैं, खबरदार अगर तूने ईशा को हाथ भी लगाया, क्योंकि अब इससे तेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, इसलिए दूर हट जा सूरज यहाँ से। ये कहकर सूरज के पिताजी काव्या की बहन ईशा को उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। तब ये देखकर ताई माँ सूरज के पास आकर उससे कहने लगती हैं, सूरज तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, थोड़ा नाटक जरूर हुआ है, लेकिन ईशा हमेशा हमेशा के लिए तेरी जिंदगी से चली तो गई है। अब जल्दी से सूरज तू अंदर चल, क्योंकि शादी का मुहूर्त निकाला जा रहा है। ये कहकर ताई माँ सूरज को अपने साथ अंदर ले जाने लगती हैं। दूसरी ओर डॉक्टर जो कि ईशा का इलाज शुरू कर देते हैं। वहीं इधर सूरज अपने आंसर को कोसने लगता है और कहने लगता है, पता नहीं मैंने गुस्से में आकर बेचारी ईशा जी से क्या क्या कह दिया। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में ईशा जो कि बेड पर से उठकर कहीं जाने लगती है। इतने में सूरज के पिताजी आकर ईशा को रोक लेते हैं और उससे कहने लगते हैं, अरे क्या कर रही हो ईशा, अभी अभी तू होश में आई है। तब ये सुनकर ईशा सूरज के पिताजी से कहने लगती है, पापा जी मुझे मेरे सूरज के पास जाना है। तब ये सुनकर सूरज के पिताजी ईशा से कहने लगते हैं, भूल जा ईशा, तू उस गुंडे को, वो तेरे लिए कभी बना ही नहीं है। अब मोनिका ईशा से कहने लगती है, देवरानी जी जल्दी से ये जूस पी
लीजिए, वरना ताई माँ यहाँ पर आ गई तो वो मुझ पर चिल्लाने लगेंगी। ये सुनकर ईसा मोनिका के हाथ से जूस का गिलास लेकर पीने लगती है। जूस पीने के बाद ईसा को थोड़ी देर बाद अचानक चक्कर आ जाता है और वो बेड पर गिरकर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद मोनिका ईसा के कमरे में से सामान साइड में करके एक बड़ा सा संदूक उठा लेती है। वो संदूक को खाली करके उसके अंदर ईसा को डाल देती है और संदूक को बंद कर देती है। इतने में ताई माँ आ जाती है। तब मोनिका ताई माँ से कहने लगती है, ताई माँ, मैंने आपका काम पूरा कर दिया। इस पर ताई माँ मोनिका से कहती है, मोनिका, बस तुझे एक और काम करना है। इस संदूक को अपनी चाय की टपरी पर रखवा दे और किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग सूरज की शादी की तैयारी करने लगते हैं। इतने में मोनिका सूरज से कहने लगती है, देवर जी, आज तो आप इस शेरवानी में बिल्कुल किसी महल के राजकुमार की तरह लग रहे हो। ये सुनकर सूरज को ईसा की बात याद आ जाती है। जब ईसा ने सूरज से कहा था, सूरज, मैंने भी तुम्हारी शेरवानी की तरह डिजाइन अपने लहंगे पर भी बनाई है। इसके बाद ताई माँ सभी लोगों से कहने लगती हैं, जल्दी जल्दी सभी काम निपटा लो, क्योंकि फिर शादी के मुहूर्त का समय हो रहा है। अब मोनिका बंटी को अपने पास बुलाकर उससे कहने लगती है, बंटी भैया, क्या आप इस बक्से को चाय की टपरी पर रखवा देंगे? बक्से को देखकर बंटिका से कहने लगता है, मोनिका भाभी, अभी मुझे 2-3 काम और हैं, मैं वो निपटा के ये बक्सा चाय की टपरी पर पहुंचवा दूंगा। ये सुनकर मोनिका बंटी से कहने लगती है, बंटी, फिर मैं ताई माँ से बोल दूंगी कि आप सूरज भैया की शादी में बहुत बिजी थे। इस पर बंटी मोनिका से कहता है, मोनिका भाभी, ताई माँ से बोलने की क्या जरूरत है, मैं अभी इस बक्से को चाय की टपरी पर रखवा दूंगा। वहीं दूसरी तरफ सूरज, जो कि बंटी को वही बक्सा यहाँ से ले जाते हुए देख लेता है, सोचने लगता है, ईशा जी तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही हैं और मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि कोई इधर ही होकर दिखाई नहीं दे रहा है। इतने में रिया आकर बंटी को बक्सा ले जाने से रोक देती है और कहने लगती है, बंटी, अभी ये बक्सा यहीं पर रखो और टेम्पो में जो सामान आया है उसको उतार दो, बहुत जरूरी है। और फिर थोड़ी देर बाद पूरन एक स्पीकर लाकर उसी बक्से पर रख देता है। वहीं इधर मोनिका, जो कि ताई माँ से कहने लगती है, ताई माँ, मैंने आपका काम बिल्कुल अच्छे से कर दिया है, अब मुझे मेरी करदनी दीजिए ना। ये सुनकर ताई माँ मोनिका से कहने लगती है, अरे मोनिका, इतना क्यों फड़फड़ा रही है, मैं वो करदनी तुझे ब्लूटूथ की शादी होने से पहले दे दूंगी।